आज का ये वीडियो भले ही काफी ज्यादा लंबा होगा, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग के बारे में एक बेसिक नॉलेज दे देगा और आपको आज के बाद से प्रोग्रामिंग नाम सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि आज के बाद से ये वीडियो आपका काफी ज्यादा इंटरेस्ट जगा देगा प्रोग्रामिंग के तरफ से। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने सी या सी प्लस प्लस को बड़े ही आसान भाषा में, यानी कि बोलचाल की भाषा में सी या सी प्लस प्लस को समझा दिया है, जिससे कि आप बड़े आसानी से अपने लाइफ को प्रोग्रामिंग के लिए संजो सकते हैं और अपने करियर बड़े आसानी से प्रोग्रामिंग के फील्ड में बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, यदि आपको प्रोग्रामिंग में जरा सा भी इंटरेस्ट है, यदि आप जरा से भी ऐसा सोचते हैं कि मैं प्रोग्रामिंग में अपना करियर बना सकता हूं, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देख लेने का जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा वीडियो पूरे इंटरनेट पर आपको नहीं मिलेगा, जिसमें बहुत ही आसान भाषा में पूरे सी या सी प्लस प्लस का कोर्स यूट्यूब पर फ्री में अपलोड कर दिया गया है। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही इसी तरीके का और भी ज्यादा कोर्स बना सकूं और आप बिल्कुल फ्री में आप उसे देख सके। यदि आप इसी तरीके के वीडियोस पाना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना काफी जरूरी है। जब आप कॉलेज में जाते हैं या फिर जब कभी भी आप कंप्यूटर सब्जेक्ट चुनते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सुनकर ही, बड़े बड़े कोड को देखकर ही हमारा मन घबरा जाता है और हम लोग हड़बड़ा जाते हैं कि क्या ये कोड हमसे हो पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोड का यदि आप सिंटैक्स समझ जाइएगा, फॉर्मेट समझ जाइएगा, तो आपको कोड बड़े आसानी से एग्जीक्यूट करना, कोड बड़ा आसानी से लिखना आपको आ जाएगा। आपके हो सकते हैं बहुत सारे एरर्स आते होंगे जब आप कोड लिखते होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में जब मैं आपको सारे के सारे फॉर्मेट रूल समझा दूंगा तो इसके बाद से आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फील्ड में सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये होता है कि सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स देखिए, सिंपल सा आप कह सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए हम लोगों को ग्रामर सीखने की जरूरत होती है। ठीक उसी तरीके से हम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यदि सीखना है तो हम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर भी सीखनी पड़ेगी। यानी कि हम लोग जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर लिखाता कैसे है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, आखिर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या क्या कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखना है जब कभी भी हम लोग प्रोग्रामिंग कोड लिखते हैं। तो इसी को हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए, जिस तरीका से आप मैथ बनाते हैं तो आप बहुत सारे फार्मूलाज का यूज करते हैं, तो आप फार्मूला का यूज करके बड़े आसानी से आप बना सकते हैं अपने मैथ के सम्स को। उसी तरीका से हमें भी जरूरत होती है कि जब कभी भी हम लोग कोड को लिखेंगे तो कोड को लिखने के लिए एक बेसिक फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है हमें, जिसे कि हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। उम्मीद है आपको बड़े आसानी से सिंटैक्स समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सी प्लस प्लस या सी का सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले जो आपको ऊपर दिख रहा है इसको हेडर फाइल कहते हैं, जो कि 2 लाइन का होता है। #include conio.h या फिर #include studio.h, ये तो आपका हेडर फाइल होता है। आपको इसे इंक्लूड करना, सी या सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने के दौरान आपको ये हेडर फाइल को इंक्लूड करना काफी ज्यादा मस्ट है। इसके बाद आता है मेन। मेन के बाद आपको 2 पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं, एक ओपन और एक क्लोज पैरेंथेसिस ब्रैकेट। उसके बाद आप मेन, उसे आप वॉइड मेन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट ऑन करना है, कर्ली ब्रैकेट ऑन, और नीचे आपको कर्ली ब्रैकेट ऑफ कर देना है। और इसके बीच में जो भी आप कोड लिखते हैं वो हमारा स्टेटमेंट होता है, वो हमारा कोड होता है, और वही प्रोग्राम रन होता है, वही एग्जीक्यूट होता है या कहीं डीबग होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए आप सी प्लस प्लस के यदि फॉर्मेट को ध्यान से देखें तो हेडर फाइल, उसका वॉइड मेन, या फिर आपको कर्ली ब्रैकेट, फिर उसका कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर में जो कुछ भी कोड हम लोग लिखते हैं वही कोड एग्जीक्यूट होता है, जिससे कि हम लोगों का प्रोग्राम रन होता है। बस आपको इतना बात ध्यान में रखना है तो सी प्लस प्लस का फॉर्मेट आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। उम्मीद है कि आपको ये सिंटैक्स सी प्लस प्लस का बेसिक सिंटैक्स काफी ज्यादा समझ में आ गया होगा, और उम्मीद है पसंद भी आया होगा। यदि नहीं तो डोंट वरी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यदि आपको समझ में नहीं आया है तो हम लोग कुछ ही समय बाद प्रैक्टिकल भी करेंगे, जिसमें आपको सारे के सारे डाउट जरूर क्लियर हो जाएंगे। अभी तक उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बताया गया हर एक चीज समझ में आ गया होगा।
अब सबसे ज्यादा परेशानी जो किसी भी कोडर को कोड लिखने के दौरान होती है वो है डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में, यानी कि उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सा डेटा टाइप वेरिएबल है और उसका डिक्लेरेशन, उसका सिंटैक्स क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कोड लिखते समय किसी भी लैंग्वेज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल समझने की। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेटा टाइप जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप्स और सेकेंडरी डेटा टाइप्स। प्राइमरी डेटा टाइप्स में कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और डबल जैसे डेटा टाइप्स आते हैं, जबकि सेकेंडरी डेटा टाइप्स में एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और इसी तरीके के बहुत सारे डेटा टाइप्स सेकेंडरी डेटा टाइप्स में आते हैं। आपको क्योंकि अभी बिगिनर लेवल पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इसी लैंग्वेज का, तो आप प्राइमरी डेटा टाइप से काम चला सकते हैं। यानी कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट और डबल डेटा टाइप्स के बारे में। चलिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप किसी भी चीजों का डिक्लेरेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि आप अपने कंप्यूटर में कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपको सिस्टम को बताना होगा कि ये जो वैल्यू आप पुट करने वाले हैं वो किस तरीके का वैल्यू है। क्या वो कोई कैरेक्टर है या फिर कोई नंबर है या फिर कोई पॉइंट वाला वैल्यू है, आपको ये कंप्यूटर को बताना पड़ता है। इसे ही हम लोग डेटा टाइप कहते हैं। चलिए, अब सबसे पहले प्राइमरी डेटा टाइप को हम लोग जान लेते हैं। प्राइमरी डेटा टाइप 4 प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और डबल। कैरेक्टर जो होता है वो 1 बाइट स्टोर करता है। आपको इस बात को लर्न करने का जरूरत नहीं है, रटने का जरूरत नहीं है कि कैरेक्टर डेटा टाइप 1 बाइट को स्टोर करता है। जब आप कोड को राइट करेंगे तो ये अपने आप आपको पता चला जाएगा। कैरेक्टर जो होता है जैसे A, B, C, D अल्फाबेट और इन्हीं तरीके के लेटर्स को स्टोर करने के लिए हम लोग डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल कैर, CHAR कैर का यूज करते हैं। सेकेंड होता है इंटीजर डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। ये 2 बाइट को स्टोर करता है और इसका यूज करके हम लोग किसी भी इंटीजर वैल्यू को पुट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा फ्लोट वैल्यू जो होता है वो पॉइंट को शो करने के लिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 1.2 2.2 इसी तरीके के पॉइंट वाले वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम लोग फ्लोट वैल्यू का, फ्लोट वेरिएबल का यूज करते हैं, जो कि 4 बाइट को स्टोर करता है। नेक्स्ट आता है हमारा डबल वैल्यू, डबल डेटा टाइप। ये डबल डेटा टाइप ये भी पॉइंट को ही स्टोर करता है लेकिन फ्लोट से 2 गुना डबल स्टोर करता है और ये 8 बाइट का होता है। यदि बात करें इसके सिंटैक्स के बारे में, यानी कि सिंटैक्स फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में, तो ये जान लेना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नए नए होते हैं वो इसी चीजों में काफी ज्यादा गड़बड़ी कर देते हैं, जिसके कारण उनका पूरा का पूरा प्रोग्राम खराब हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए, उनके वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको सबसे पहले डेटा टाइप लिखना है कि आप किस डेटा टाइप को स्टोर करवाना चाहते हैं कंप्यूटर में। उसके बाद आपको वेरिएबल नेम पुट करके एक सेमीकोलन लगा देना है, जो आपको बताएगा कि ये लाइन यहाँ पर टर्मिनेट हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि आप कोई इंटीजर वैल्यू, इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करवाना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो सबसे पहले आपको INT लिखना है और उसके बाद आप कोई भी नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ X लिख देता हूँ और उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना है और यहाँ पर इंटीजर लिख के आप कोई नंबर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा बात ये होता है कि आप जो कुछ भी डालते हैं उसमें स्पेस मत रखा कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि मैं INT माय नेम ऐसे लिखता हूँ तो यहाँ स्पेस आप देख सकते हैं, ये आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ बिना स्पेस का जो भी होता है वो लिखना होता है। जैसे ही आप डेटा टाइप डिक्लेरेशन कर देते हैं तो इसके बाद कंप्यूटर में एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है, कंप्यूटर में एक मेमोरी का जगह बन जाता है जहाँ पर आप अपने डेटा टाइप को स्टोर करवा सकते हैं। तो सिंपली आपको यही बातों को याद रखना है डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए। उम्मीद है आपको ये सारी चीजों को समझ में आ गया होगा, यदि नहीं तो डोंट वरी, आगे हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं, आपको सारी की सारी चीजें बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। इन सारी चीजों को समझ लेने के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसी कोडर को होती है तो वो है कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को याद करने में और उसको समझने में। बहुत सारे कोडर्स इन सारे कीवर्ड को बस रट लेते हैं और उसको रोबोट्स की तरह यूज करते रहते हैं और उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि इन सारे कीवर्ड्स का यूज असल में होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में बताऊंगा जिसको जान लेना
बिगिनर लेवल के कोडर्स को जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे कीवर्ड्स मैं बताने वाला हूँ, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब कभी भी इसकी जरूरत पड़े आपको समझ में आ जाए। और हाँ, याद रखिएगा बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे भी होंगे जो शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आए, तो इसका चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग आगे प्रैक्टिकल थोड़ी ही देर बाद करेंगे तो आपको सारे के सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो इस बात का चिंता मत कीजिएगा, बस याद रखिएगा और नोट्स बनाइएगा कि इन सारे कीवर्ड्स का यूज आखिर किया कहाँ जाता है। वैसे ज्यादा मुश्किल होता नहीं है इन सारे कीवर्ड्स को समझना, आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड हम लोग हमेशा यूज करते हैं सी लैंग्वेज में वो है प्रिंट एफ कीवर्ड। प्रिंट एफ कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड होता है जिसका यूज करके हम लोग किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, यदि आपको अपने स्टेटमेंट में, अपने कोडिंग में यदि किसी वैल्यू को इनपुट करवाना है, रिजल्ट को आउटपुट करवाना है, तो इसके लिए हम लोग प्रिंट एफ कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं स्कैन एफ कीवर्ड। स्कैन एफ कीवर्ड का यूज करके हम लोग किसी भी वैल्यू को असाइन करवा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग किसी भी वैल्यू को, किसी भी कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं और उसको स्कैन कर सकते हैं। यानी चीजों को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करने के लिए सिस्टम के द्वारा हम लोग स्कैन एफ कीवर्ड का यूज करते हैं। इन सारी चीजों को जान लेने के बाद, जो कि काफी इंपॉर्टेंट दो कीवर्ड्स होते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हम लोग अलग अलग वैल्यू को, अलग अलग डेटा टाइप को, वेरिएबल को किस तरीका से शो करते हैं, यानी उसके सिंबल क्या होते हैं, या कहें एसआई यूनिट क्या होते हैं, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ये जान लेना काफी जरूरी है, क्योंकि हर जगह हम लोग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से सिस्टम को ये पता चल पाता है कि जो वैल्यू डाला गया है वो किस तरीका का डेटा है, किस तरीका का वैल्यू है। तो हम लोगों को ये भी देखना है कि हम लोग किस तरीका से अलग अलग वैल्यू को, अलग अलग डेटा टाइप को किस तरीका से शो करते हैं, उसके सिंबल क्या है। इस बीच में लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, और खास करके जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उनको काफी कंफ्यूजन होती है। तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर एकदम आसान भाषा में कि इंटीजर को हम लोग %d से, जबकि कैरेक्टर को %c से, स्ट्रिंग को %s से, और फ्लोट के वैल्यूज को हम लोग %f से शो करते हैं। आपको यहाँ याद रखने का एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग इंटीजर को शो करने के लिए बस %d का यूज करते हैं, बाकी सारे के सारे वैल्यूज को शो करने के लिए हम लोग उनके फर्स्ट लेटर को यूज करते हैं और आगे % का साइन लगाते हैं। इन्हीं सारे सिंबल्स को हम लोग यूज करते हैं किसी भी डेटा को, किसी भी वैल्यू को असाइन करवाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि हम लोग किसी भी कोड को सी लैंग्वेज में यदि टाइप करते हैं तो हम लोगों को एग्जीक्यूट करने के लिए एक हेडर फाइल इंक्लूड करना मस्ट है। इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन एवरी प्रोग्रामिंग कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो कि है #include studio.h और #include conio.h। ये दो स्टेटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम लोग हेडर फाइल कहते हैं। ये हमेशा आप लोगों को इंक्लूड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप इन सारे फाइल को, इन सारे हेडर फाइल को अटैच नहीं करते हैं तो कंप्यूटर, हमारा सिस्टम इसे नॉर्मल इनपुट मानता है, आगे आप जो कुछ भी लिखते हैं। तो इसलिए हम लोगों को इस कीवर्ड को, इस हेडर फाइल को ऐड करना शुरुआत में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है सेमीकोलन। सेमीकोलन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट नहीं करते हैं तो हमारा सिस्टम उस स्टेटमेंट को आगे लेता ही चला जाएगा, उसको स्कैन करता ही चला जाएगा, और इस कारण काफी ज्यादा एरर्स आपको देखने को मिल सकता है। इन सारे एरर्स को दूर करने के लिए, उस लाइन को टर्मिनेट करने के लिए हम लोगों को सेमीकोलन का यूज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेमीकोलन का यूज करके हम लोग किसी भी लाइन को वहीं पर टर्मिनेट कर देते हैं और सिस्टम को बता देते हैं कि ये लाइन का कंट्रीब्यूशन इतना ही दूर तक था, ये आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसी कारण आपको इस चीज को बताने के लिए सिस्टम को सेमीकोलन का यूज करना पड़ता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड ओपन
एंड क्लोज ब्रेसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आप कोई भी कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, कोई भी कोड को राइट करते हैं, तो उसके पहले ओपन ब्रेसेस, और जब आप कोड को पूरा लिख लेते हैं तो उसके लास्ट में क्लोज्ड ब्रेसेस, ये ऐड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शो करता है कि आप जो कुछ भी इसके अंदर लिखे हैं वो एक वाकई में एक कोड है जो आगे एग्जीक्यूट होगा। तो इस चीज को शो करने के लिए हम लोगों को ओपन और क्लोज्ड ब्रेसेस लगाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट कीवर्ड जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है get.ch का कीवर्ड। आपके स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, यानी कि आपका प्रोग्राम कैसा रन हुआ है, रन होने के बाद कैसा परफॉर्म करता है, कैसा दिखता है, इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए आपको एक और कीवर्ड का यूज करना होगा जो आपको लास्ट में लगाना है, जिसका नाम है get.ch। ये समझ लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो नेक्स्ट आता है क्लियर स्क्रीन का कीवर्ड। क्लियर स्क्रीन कमांड का यूज करके आप बड़े आसानी से प्रीवियस रिजल्ट को आप बड़े आसानी से रिमूव कर सकते हैं और नए रिजल्ट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो चलिए, अब आपको तो ये समझ में आ गया है ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको बेसिक समझने के लिए काफी ज्यादा मदद करेंगे। तो ये हम लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि आखिर प्रैक्टिकल में हम लोग इन सारे थ्योरी को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। जब आप अपने कंप्यूटर में टर्बो C++ का फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आपके पीसी में या आपके कंप्यूटर में ये एक WinRAR फाइल बनकर आपके कंप्यूटर में आ जाता है। आपको इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद सिंपली आप देख सकते हैं आपको कुछ ऐसा फाइल देखने को मिलेगा जहां पर आप सीधा C++ को एक्सेस कर सकते हैं। इस फाइल को आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आप यहां से सेटअप को इंस्टॉल करने के बाद बड़े आसानी से C++ को एक्सेस कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, डाउनलोड कर लेने के बाद सिंपली C++ को डबल क्लिक करके ऑन करना है। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्क तो आपको ये समझना है, मिनिमाइज करने के लिए आपको Windows+D का बटन टाइप करना होगा अपने कीबोर्ड का यूज करके, तब जाकर ये मिनिमाइज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये मैंने अपने कंप्यूटर में प्रेस किया तो इसके बाद ये मिनिमाइज हो गया। आप वापस से यहाँ पर क्लिक करके ला सकते हैं और इसको वापस से बड़ा करना है तो आपको Alt+Enter का बटन क्लिक करना है। कुछ इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में आपको बता दूं जो आपको हमेशा यूज में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप किसी भी चीज को कंपाइल कर रहे हैं, यानी कि देखना चाहते हैं कि आप जो कोई भी कोड टाइप किए हैं वो सही है या गलत है, कितने एरर्स हैं, तो यहाँ पर सिंपली Alt+F9 का बटन प्रेस करके आप बड़े आसानी से अपने कोड को कंपाइल कर सकते हैं। और यदि आपको अपने कोड को रन करना है तो आपको Ctrl+F9 का बटन प्रेस करना है। और वहीं यदि आपको कोई विंडो को क्लोज करना है तो Alt+F3 का विंडो को क्लिक करके आप बड़े आसानी से क्लोज कर सकते हैं। अब आपको न्यू फाइल लेना है तो आप सिंपली यहाँ पर न्यू पर जाने के बाद सिंपली आप यहाँ न्यू पर क्लिक कर दीजिए तो ये न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगा। वही इस फाइल को यदि बंद करना है तो Alt+F3 का बटन क्लिक करके आप इस फाइल को बंद कर सकते हैं। आप किस तरीके से C लैंग्वेज में एक छोटा सा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना सकते हैं। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको हेडर फाइल यहाँ पर ऐड करना होगा। हेडर फाइल ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट कीवर्ड मेन, आपको इसे ऐड करना है। उसके बाद आपको सिंपली ओपन ब्रेसेस एंड क्लोज ब्रेसेस सिंपली आपको लगा देना है। यहाँ पर मैंने आपको डेटा टाइप डिक्लेरेशन के बारे में भी बताया था। यदि आपको सिंपली डेटा टाइप डिक्लेयर करना है तो आप बड़े आसानी से यहाँ पर इसका डेटा टाइप भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वॉइड मेन, ये वॉइड का मतलब होता है नन, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप इसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो सिंपली आप वॉइड टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड के बारे में हम लोगों ने बात किया था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जब हम लोगों ने थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था तो इसमें हमने देखा था एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो था प्रिंट एफ। ये कीवर्ड का यूज करके हम लोग किसी भी चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये प्रिंट करवाने के लिए हम लोग प्रिंट एफ कीवर्ड का यूज करते हैं। और अपने किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए हम लोगों को स्टेटमेंट डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है,
एंड अपनी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए वी नीड टू अप्लाई अ सेमीकोलन आफ्टर राइटिंग आवर स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप यहाँ पर इस सेमीकोलन के यूज करते हैं तो हमारा सिस्टम समझ लेता है कि यहाँ पर ये जो लाइन है ये यहीं पर टर्मिनेट हो गया है, यानी कि अब इसका एग्जीक्यूशन यानी कि अब इसको डिबग और इसको रन आगे नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यही होता है। सिंपली अब इस प्रोग्राम को यदि रन किया जाए तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोग्राम रन हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं यदि कंपाइल के बटन पर जाऊं और मैं यहाँ आपको एरर्स दिखाऊं तो नो एरर्स रहेगा, यानी कि इस पर बिल्कुल भी एरर नहीं है, यानी कि ये जो प्रोग्राम है वो रन हो सकता है। इसका मतलब ये है। लेकिन जैसे ही मैं रन के बटन पर क्लिक करता हूँ या कंट्रोल F9 के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये डिस्प्ले को होल्ड नहीं कर पा रहा है, ये तुरंत रन होके ऑफ हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को इसका डिस्प्ले को होल्ड करना होगा। तो आप याद कीजिए जब मैं आपको थ्योरी बताया था तो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए सी लैंग्वेज में एक कीवर्ड का यूज करते हैं जिसका नाम है गेट सी एच कीवर्ड यूज करके हम लोग अपनी स्क्रीन को होल्ड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं यदि रन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये रन हो गया है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड कितने बार है, मल्टीपल टाइम्स है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे पहले मेरे कोड में बहुत सारे एरर्स आए थे और एरर्स आने के बावजूद मैंने बहुत बार ट्राई किया था रन करने का, और जब ये रन हुआ तो उन सारी चीज़ों को साइमल्टेनियसली एक साथ शो कर रहा है। इस चीज़ों को दूर करने के लिए हम लोगों को स्क्रीन को क्लियर करना होगा, यानी कि क्लियर स्क्रीन कीवर्ड का यूज करना होगा। मतलब कि जो कुछ भी हम लोग पहले भी ट्राई करें वो स्क्रीन को पूरा तरीका से क्लियर कर दें। इस चीज के लिए हम लोगों को एक कीवर्ड का यूज करना होगा। आपको मालूम है यदि आप थ्योरी आपने देखा है और आपने स्किप नहीं किया तो आपको ये मालूम होगा ही। यहाँ पर सिंपली हम लोग एक कीवर्ड डालेंगे जिसका नाम है क्लियर स्क्रीन, CLRSCR। ये कीवर्ड है जिसका यूज करके हम लोग जो भी मतलब पहले लिखते हैं वे सारी चीज क्लियर होते रहते हैं और नई चीजों को एग्जीक्यूट ये करते रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब इस कीवर्ड को रन करता हूं तब यहाँ देख सकते हैं ये सिर्फ सिंगल टाइम्स हेलो वर्ल्ड शो कर रहा है। बस इतना आसान था हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट बनाना, हेलो वर्ल्ड का कोड बनाना। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीका से किसी भी दो वैल्यू को किसी भी इंटीजर को ऐड कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि आपको किसी भी दो नंबर को ऐड करना है, ये हेडर फाइल और वॉइड मेन ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज होता है, मैं इसे डिलीट नहीं करूंगा। अब यहाँ पर मैं सिंपली ओपन ब्रेसेस दे देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर क्लियर स्क्रीन मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ ताकि ये पुराने स्टेटमेंट को डिलीट करता जाए और नए एग्जीक्यूशन को शो करता जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं दे रहा हूँ। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आप वॉइड मेन दे सकते हैं, या फिर आप क्योंकि इंटीजर के साथ कर रहे हैं तो आपको डेटा टाइप इंटीजर दे देना चाहिए, या फिर वॉइड मेन भी छोड़ सकते हैं। हम लोगों को इंटीजर डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं डाल देता हूँ इंटीजर नंबर 1, जैसे इंटीजर num1। जैसे मैं ये डाला यानी कि यहाँ मैं नंबर 1 डालूंगा, इंटीजर num1 और इंटीजर num2। आप इंटीजर num1 और इंटीजर num2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों का बात एक ही होता है। और इसका सिंपली जो रिजल्ट आएगा आपको वो भी यहाँ पर डिक्लेयर कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं कर देता हूँ, जैसा फॉर एग्जांपल के लिए, और उसके बाद हम लोगों को लाइन को टर्मिनेट कर देना पड़ेगा। अब चीजों को प्रिंट करवाना शुरू करेंगे। जैसे हम लोगों को क्या क्या प्रिंट करवाना है ये ध्यान से, कीवर्ड एकदम ध्यान से देखिएगा। स्पेलिंग रॉन्ग होगा तो हमारे कोड में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मैं यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट को लिख देता हूँ फटाफट। एंटर द num1, ये सिंपली मैं यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ पर लाइन को टर्मिनेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये एज इट इज प्रिंट होगा। और सिंपली अब हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू को असाइन करना है, यानी कि जो कुछ भी हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं वो किस नंबर के लिए प्रिंट करवाना चाहते हैं ये हमें सिस्टम को बताना होगा। तो आपको पता है वैल्यू को रीड करवाने के लिए या कैरेक्टर को असाइन करवाने के लिए या फिर इंटीजर किसी भी डेटा टाइप को असाइन करवाने के लिए हम लोग scanf कीवर्ड का यूज करते हैं। scanf कीवर्ड का यूज करने के बाद सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंटीजर वैल्यू को स्कैन करवाना चाहते हैं तो सिंपली हम लोगों को उसका सिंबल यूज करना होगा जो कि है %d। %d वैल्यू को हम लोग असाइन करवाना चाहते हैं। यहाँ पर सिंपली कॉमा अप्लाई करने के बाद आपको अपरेंट का साइन लगाना है एंड जहां आपको असाइन करना है वो लिख देना है।
और उसका सिंपली आप प्रिंट एफ यहाँ पर वापस से नेक्स्ट नंबर भी आप लिखना चाहते हैं क्योंकि हम लोग 2 नंबर को ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक और स्टेटमेंट होगा यहाँ पर कोटेशन मार्क के अंदर। सिंपली अब यहाँ हम लोग लिखेंगे ये एज इट इज प्रिंट होगा एंड सिंपली हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट को ऑफ कर देंगे। एंड यहाँ इस कीवर्ड को फिर से हम लोगों को स्कैन करना है कि num2 किस वैल्यू में जाएगा। तो इस चीज को बताने के लिए सिस्टम को हम लोग एक कीवर्ड का यूज करते हैं जिसका नाम है स्कैन एफ। स्कैन ये वैल्यू को असाइन करेगा और सिंपली यहाँ पर वापस से हम लोग वही करेंगे, %d का यूज करेंगे। उसको असाइन कहाँ करना है, इसका एड्रेस देना है एंड ये रिजल्ट कहाँ प्रिंट होगा आपको वो लिख देना है। रिजल्ट विल लाइक दिस, रिजल्ट किस तरीका से रहेगा आपको सिंपली उस चीज को यहाँ पर स्टेटमेंट की तरह लिख देना है। रिजल्ट विल बी द एडिशन ऑफ num1 वैल्यू एंड num2 वैल्यू, आपको सिंपली यही अपने वैल्यू में पुट करना है। अब यहाँ पर सिंपली अब हम लोगों को रिजल्ट को प्रिंट करना है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली वो रिजल्ट को लिखेंगे। इस चीज को हम लोगों को सिस्टम को बताना होगा कि जब 2 इंटीजर को ऐड करेंगे तो हम लोगों को इंटीजर ही मिलेगा और सिंपली इस चीज को मतलब असाइन करवाने के लिए वैल्यू को असाइन हम लोगों को वापस से कराना है। तो यहाँ पर वैल्यू को असाइन करवाने के लिए हम लोग कॉमा लगाएंगे और किस किस के साथ असाइन होना है हम लोग रिस्पेक्टिवली उन सारी चीजों को लिख देंगे। उन सारे वैल्यू को लिख देने के बाद सिंपली हम लोग अपना कोड को टर्मिनेट, इस लाइन को टर्मिनेट कर देंगे एंड गेट ch, क्योंकि स्क्रीन को हम लोगों को होल्ड करना है तो इसलिए हम लोगों को ये कीवर्ड डालना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया हम लोगों का सिंपली कीवर्ड। बड़ा आसानी से आप इन सारी चीजों का यूज करके आप ऐड कर सकते हो। चिंता मत कीजिए, अब मैं कोड को टाइप करके रखूंगा और आपको बस एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि यहाँ मैं आपको समझा भी रहा हूँ तो इसलिए आपको ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि अब आपको बेसिक काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा क्योंकि 2 मेन चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है, तो अब मैं यहाँ पर सिंपली कोड टाइप करके रखूँगा और सिंपली आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। सिंपली अब मैं इसे Ctrl F9 से रन करूँगा एंड सिंपली अब हम लोग ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम लोगों का प्रोग्राम ऐड हो गया है। सिंपली अब हम यहाँ पर किसी भी नंबर को लिखते हैं 23 एंड नंबर 2 हम लोग डालते हैं 45, देन ऐड ये नंबर कर देगा। द सम ऑफ 23 एंड 45 इज 68। आप देख सकते हैं बड़े आसानी से हम लोग किसी भी 2 वैल्यू को ऐड यहाँ पर करके मैंने आपको दिखा दिया हूँ। ये सिंपली कुछ ऐड करने का फॉर्मूला था जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों को ये भी जानना है कि किस तरीका से कैरेक्टर वैल्यू को इनपुट कराया जाता है और किस तरीका से फ्लोट वैल्यू को इनपुट कराया जाता है। तो चिंता मत कीजिए, मैं कोड को पहले से ही टाइप करके रखा हुआ हूँ, मैं बस आपको उस चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं कि हम लोगों ने कैरेक्टर वैल्यू का, कैरेक्टर डेटा टाइप का एक कोड टाइप करके रखा है जिसमें ये तो हेडर फाइल है और यहाँ पर ओपन ब्रेसेस यूज करने के बाद हम लोगों ने क्लियर स्क्रीन कर दिया है। ये मालूम है हम लोगों ने ऐसा क्यों किया है। और उसका डेटा टाइप वेरिएबल कैरेक्टर को शो करने के लिए हम लोगों ने कैरेक्टर कोई भी हम लोगों ने ले लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ ए लिया है और फिर टर्मिनेट कर दिया है। उसके बाद जो भी हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होगा उस चीज को प्रिंट करवाने के लिए हम लोगों ने लिखा है एंटर द फर्स्ट लेटर और उसका सिंपली उस चीज को टर्मिनेट कर दिया है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग जो कुछ भी एंटर करेंगे वो किस चीज को स्कैन करेगा, वो किसके साथ असाइन है, इस चीज को हम लोगों को बताना है। तो स्कैन एफ कीवर्ड का यूज करके हम लोग उस कैरेक्टर वैल्यू को, क्योंकि हम यहाँ कैरेक्टर वैल्यू को शो कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग उस कैरेक्टर वैल्यू को ए में असाइन करना है, हम लोगों ने ये बता दिया सिस्टम को। उसका सिंपली आप जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ पर प्रिंट होगा और कहाँ पर असाइन कराना है ये भी हम लोगों ने यहाँ पर बता दिया है। तो आप देख सकते हैं प्रिंट एफ में हम लोगों ने जो रिजल्ट शो करवाया है वो ऐसे करवाया है, द लेटर इज %c, फिर असाइन करवा दिया है हम लोगों ने ए के साथ, यानी कि जो उस लेटर का जो आंसर होगा जिसके साथ असाइन होने वाला है वो ए के साथ है। हम लोगों ने ये सारा सिस्टम को बता दिया है। अब चलिए सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कोड को रन करेंगे। रन जैसे ही करते हैं तब यहाँ देख सकते हैं जैसे हम लोग कोई भी वर्ड फर्स्ट लेटर हम लोग करते हैं तो ये उसी लेटर को प्रिंट कर देता है। इस तरीके से हम लोग कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोगों को एक से ज्यादा लेटर को प्रिंट करवाना है तो हम लोग कैसे करेंगे। इसको करने के लिए आपको सिंपली अपने कोड में थोड़े से बदलाव करना है। कैरेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि मैं यहाँ पर
रन पर जाऊं और यहाँ पर डी को प्रिंट करूं, तो आप देख सकते हैं ये डी को प्रिंट कर दिया है। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा लेटर लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेंदी लेटर लेता हूं, तो भी ये फर्स्ट लेटर को ही प्रिंट करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको ऐसा इसको निर्देश दिया गया है, ऐसा कमांड दिया गया है। यदि हम लोगों को ज़्यादा लेटर को प्रिंट करना है, तो इसके लिए हम लोगों को अपने कमांड में थोड़ा बदलाव लाना होगा। सिंपली आपको क्या करना है, आप जहाँ भी लिखे हैं आपको सिंपली उसको, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ 30 लेटर्स को इनपुट करवाना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ मैं 30 लेटर्स को इनपुट करवा दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि मुझे 30 लेटर को इनपुट करवाना है। एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी आपको मोर देन 1 कैरेक्टर का जरूरत पड़ता है प्रिंट करवाने के लिए, तो आपको यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ %C के जगह %S कर देना है, क्योंकि हम लोगों को स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट करवाना है अब। तो सिंपली जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ, तो अब ये क्या होगा, एक से ज़्यादा वैल्यू को लेने के लिए तैयार है। अब जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यदि मैं 30 लेटर भी टाइप करूं, तो ये एज इट इज उस लेटर को प्रिंट कर देगा। लेकिन इससे पहले हम लोग देखते थे कि वो मात्र फर्स्ट लेटर को ही प्रिंट करता था, लेकिन अब वो 30 कैरेक्टर तक को प्रिंट कर सकता है, क्योंकि ऐसा इनपुट हमने दिया है। तो सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका से सारे के सारे लेटर्स को प्रिंट कर दे रहा है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको इस चीज़ के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी यदि आप ज़्यादा लेटर को प्रिंट करवाना चाहते हैं, एक से ज़्यादा, तो आपको यहाँ पर वो मेंशन करना है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप एक से ज़्यादा लेटर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आपको %C के जगह %S रिप्लेस कर देना है। इस बात को ध्यान से रखिएगा कि %C जहाँ जहाँ आपने लगाया है वहाँ पर %S आपको कर देना है, तभी ये कोड रन होगा। अब हम लोग समझ गए हैं कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे बनता है, हम लोग ये भी समझ गए हैं कि 2 नंबर को ऐड कैसे किया जा सकता है, और हम लोग ये भी समझ गए हैं कि कैरेक्टर वैल्यू को कैसे इनपुट कराया जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि फ्लोट वैल्यू को कैसे इनपुट कराया जा सकता है। तो बड़ा आसानी से आप लोग फ्लोट वैल्यू को भी इनपुट करवा सकते हैं। बस आपको यहाँ पर डेटा टाइप डिक्लेयर कर देना है, कैरेक्टर की जगह इंटीजर, जैसा कि मैं यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप लिख दिया। और यहाँ पर आपको a की जगह कोई भी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ x ले लेता हूँ, और यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर नंबर नहीं देना है, इसे सिंपली हटा देना है और सेमीकोलन दे के आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है। क्योंकि यहाँ पर आपको फ्लोट वैल्यू को इनपुट कराना है, इसलिए आप डेटा टाइप फ्लोट दे दीजिए। सिंपली आपको बड़ा आसानी से आप ये सब कर सकते हैं। और यहाँ प्रिंट एफ की जगह एंटर द फ्लोट वैल्यू आप डाल दीजिए, एंड उसके बाद सिंपली आपको इसे स्कैन करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि फ्लोट वैल्यू को हम लोग स्कैन करवाने के लिए %F का यूज करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोट के वैल्यू को हम लोगों ने x माना है, तो यहाँ पर आपको उसके वैल्यू को x के साथ ही असाइन करवाना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद %S की जगह आपको यहाँ पर वापस से %F बदल देना है। कोड बन गया है और आप बड़े आसानी से इसे रन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने रन किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं एक अनडिफाइंड वैल्यू आ गया है। यहाँ f हम लोगों ने टाइप कर दिया है, a होगा। और उसका जैसे ही हम लोग कोड को रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली रन हो जाता है। अब यहाँ पर यदि हम लोग कोई पॉइंट वैल्यू को इनपुट करवाएंगे, जैसे 10.0 को, तो ये सिंपली पॉइंट वैल्यू को प्रिंट कर देगा। बड़ा सिंपल तरीका से आप देख सकते हैं ये पॉइंट वैल्यू यानी फ्लोट वैल्यू को किस तरीके से प्रिंट करता है। उसी तरीका से आप बड़े आसानी से आप सिंपली किसी और वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पॉइंट वैल्यू को किस तरीके से ये प्रिंट कर सकता है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इसे बड़े आसानी से आप फ्लोट वैल्यू को ऐड भी कर सकते हैं। बस आपको करना बस इतना सा काम है कि आप जो इंटीजर वाले कोड टाइप किए हैं और अभी अभी जो आपने सीखा है, आपको सिंपली वह इंटीजर को हटाकर
फ्लोट वैल्यू इनपुट कर देना है, डेटा टाइप फ्लोट कर देना है और उसका सिंबल आपको चेंज करके %f कर देना है। बस इतना सब कुछ आप कीजिएगा, आप फ्लोट वैल्यू को ऐड भी कर सकते हैं। तो आपको आज के ये प्रैक्टिकल वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं इसी तरीके के वीडियोस बनाता रहता हूँ। आगे इस चैनल पर बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि C++ के कोर्सेस आएंगे, तो आप देख लीजिए कि हमने C++ के कोर्सेस को बनाया भी। और यदि आपको इसी तरीके के कोर्स वाले वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम के हो सकते हैं और टेक्नोलॉजी, मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारे कोडिंग रिलेटेड वीडियोस मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप सब्सक्राइब करके हमसे अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और बताइए कि मैं कैसे सीखा C++, ताकि आपके फ्रेंड्स भी C++ को बड़े आसानी से सीख सकें। और इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल के हर एक वीडियोस को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।